सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार और आपकी पार्टी, या ये राजनीतिक पैंतरा है? जातीय जनगणना 2 बार तो आपने पास करा लिया सर्वसम्मति से विधानसभा में, अब ये 27 तारीख को बैठक क्यों? देखिए, सबसे पहले तो इसे राजनीतिक पैंतरा बताया जाना इस कालजयी निर्णय या एक ऐतिहासिक संकल्प को कंतर आंकने की कोशिश हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये सच है कि समाजवाद और जिसके गर्भ से निकले नेता इस देश के अनेक राज्यों में जनादेश प्राप्त करके अलग अलग राज्यों में हुकूमत कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवाद के पुरोधाओं ने भी समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने की बात कही थी। उन्हें जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। उनके कई ऐसे फैसले हैं। अभी सुकेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि ईबीसीज को यहाँ 18% का आरक्षण, 12% ओबीसीज को और 3% ईबीसी की महिलाओं को आरक्षण देकर महादलितों के लिए विशेष कई योजनाएं और उनको मुख्य धारा में मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम भी चलाए। यह निर्णय कहीं से भी न विभाजनकारी है और न इसके राजनीतिक निहितार्थ से किसी को परेशान होने की जरूरत है। जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है, साफ कर दिया है कि भाई हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं इससे समाज और बटेगा, तो आप अपने ही सहयोगी को दोबारा क्यों फंसा रहे हैं? उन्होंने तो साफ कर दिया नहीं करवाना भाई। और कर्नाटक में ऐसा हुआ है संदीप। हाँ, मैं आ रहा हूं अभी कर्नाटक पे भी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है संदीप जी, अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आप लगभग 2.25 दशकों का अगर इतिहास खंगालेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस एक ऐसे कार्यक्रम के तौर पर तय हुआ जिसमें अलग अलग प्राथमिकताएं गठबंधन के घटक दलों की हो सकती हैं, उनके मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन जनता से किए वायदों के अनुरूप हम न्यूनतम सहमति के आधार पर सरकार चलाएंगे। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई पिछले कई अवसरों पर स्पष्ट हो चुका है कि जातीय जनगणना के आधार पर हमारी राय से वो अलग नहीं है। और आपने स्वयं कहा कि इसमें विधानमंडल के 2 प्रस्ताव हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार का शिष्टमंडल मिला और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की इकाई भारतीय जनता पार्टी, तो ये दोबारा करने का क्या फायदा? कर्नाटक में ये कानून बना था ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ ना, वो बाद में प्रकाशित नहीं हुआ, वो अलग चीज है। तो आप कर दीजिए 2 बार, जब पारित हो चुका है प्रस्ताव, आप बिहार में करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात है कि सर्वानुमति ड्राफ्ट कैसा बने तब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इसमें अगर ज्यादा विमर्श होता है, संवाद होता है, तो इससे ये प्रस्ताव ज्यादा बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाएगा। और हमारा ये आप आरजेडी के दबाव में कर रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह ये बात कह रहे हैं जी, आरजेडी के दबाव में ये पींगे जो बढ़ रही है, खेल उसी में छिपा हुआ है क्या? नीतीश कुमार बीजेपी को संदेश, संकेत दे रहे हैं क्या? 19 और 20 में विधानमंडल के प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी ने राजद के दबाव में हमारा समर्थन किया था। देखिए, ये बेमानी और इस तरह के तर्क का कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहला सवाल है कि इसे डिवाइसिव एजेंडे के तौर पर तो देखा नहीं जाना। 1931 के बाद देश में 2011 में जातीय आधार पर जनगणना हुई, कास्ट डाटा जो उसमें अनियमितताओं का आधार बना करके रोका गया। हम ये मानते हैं कि पारदर्शिता के साथ सामने आए, और अगर सामने आए, जब हम प्रधानमंत्री जी की जाति बताते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री की जाति बताते हैं, विधानसभा में कितने सदस्य किस जाति के हैं ये बताते हैं, तो फिर जनता को क्यों नुकसान पहुंचे? अगर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और कल्याणकारी योजनाओं का निर्धारण उनकी संख्या, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अगर की जा सके, तो योजनाओं का अनावश्यक जो बोझ है उन पर राज्यांश का जो 2024 पर निगाहें हैं क्या नीतीश कुमार की? ये संयोग है क्या? अब जातीय जनगणना पर बैठक बुला रहे हैं। मैंने जिक्र किया अपने शुरुआती संबोधन में, आप जुड़ नहीं पाए थे राजीव रंजन उस वक्त।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, लाउड ये हम स्पीकर आज को से तो नहीं फालतू कह की रहे। बात कहते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म हमारा सिविल कोड को, समान आचार संहिता को तो बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री पुरजोर तरीके से इस बात को कह रहे हैं। नहीं, वो कह सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड और उसके पहले समता पार्टी, हम तो पहले से भी कहते रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड या धारा 370, अब वो सवाल अब सामने प्रासंगिक नहीं है, या राम मंदिर के विवाद को लेकर के हम लोगों ने कहा था कि न्यायालय से उसकी न्यायालय के फैसले के आधार पर हो, और वो अंततः हुआ। तो ऐसी असहमतियां पूर्व में भी रही हैं, और मदरसों को लेकर के जो स्टैंड है, हमारा मानना बिल्कुल अलग है कि अगर मदरसों में राष्ट्र तो विरोधी ये चीजें गतिविधियां हो रही पुरजोर हैं, तरीके से जो आप फिर उठाने लगे, 2024 की तैयारी है क्या? यही तो मेरा सवाल था। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, नोटबंदी के सवाल पर हम तो उस समय यूपीए के साथ, लेकिन नोटबंदी को काला धन पर एक बड़ा प्रहार मानते थे नीतीश कुमार जी। उन्होंने धारा से हट करके उस समय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत किया। तो नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड इस भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं हैं, और हम जिन मूल्यों को लेकर के राजनीति में आए, जो समाजवाद और समाजवाद से जुड़े जो मूल्य हैं, जो हमारे पुरोधाओं ने कहा है, हम केवल उनको चुनाव के वक्त बीजेपी हथियार आपकी के तौर सुनती पे नहीं है इस्तेमाल ना। करते। विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, जो आवंटन है राज्यों को केंद्र की तरफ से, जो पैसे मिलने चाहिए, इन सवालों पर बोचहा उपचुनाव अभी हुआ हाल में, उसमें भी आप लोगों ने थोड़ा मजा लिया ना कि भाई नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे तो बीजेपी को हो गया नुकसान। देखिए संदीप जी, सबसे पहली बात तो है कि बोचहा की हार ने हम सब लोगों को आत्ममंथन के लिए विवश किया है। हार घटक किसी भी गठबंधन के किसी घटक दल का हो, लेकिन विश्लेषण जब होगा तो पूरे गठबंधन घटक दल की हार है कि सरकार की हार थी? नहीं, मैं मानता हूं ये गठबंधन की हार थी। हाँ, गठबंधन में की शामिल। हाँ, सरकार की हार क्यों हो? नहीं, सरकार नहीं, गठबंधन की ना। हाँ, बीजेपी की हार लेकिन- नहीं थी, ये जेडीयू बीजेपी गठबंधन की हार थी ना। निश्चित तौर पर अगर गठबंधन ने किसी सीट को किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट को दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हार हुई है, तो ये पूरे अलायंस की हार है। लेकिन हमारा ये मानना है कि उसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला में इसके पहले किसके पास वो सीट थी, किसका जमीनी आधार वहां कितना मजबूत है, कई बार ये आंकड़े जमीन पर रह जाते हैं और जनादेश कुछ और आता है। लेकिन आम चुनाव में 2009, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, बिहार में उपचुनाव बड़ी संख्या में सीटों पर हुए थे और हम लोग ज्यादातर सीटें हार गए। 2010 में एक अपराजय और प्रचंड जनादेश के साथ हम लोग सत्ता में काबिज फिर से हुए। तो इसीलिए इन मसलों के आधार पर गठबंधन की सेहत को जोड़ करके मत देखिए। ये बिहार में एक ऐसा नहीं, अवसर सेहत है से तो जहां- जुड़ेंगी ना बातें। आपके पूर्व अध्यक्ष और आपके केंद्रीय मंत्री, आपके कोटे के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बारे में अब ये खबर है कि नहीं, राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। 6 दिन से पटना में बैठे हैं, मुख्यमंत्री ने 6 सेकंड मिलने का भी वक्त नहीं दिया। गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखिए, आपको ये जानकारी है कि पार्टी ने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया इस निर्णय के लिए, और निर्णय के पहले कयासों और अटकलबाजियों पर किसी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे कि आरसीपी नहीं। सिंह ने जी खुद बात कर ली, हम तो 2 केंद्रीय मंत्री चाहते थे, एक की बात हो गई, बीजेपी के ज्यादा नजदीक हो गए। अब बीजेपी ये के साथ असामान्य ज्यादा नहीं। नजदीक हो गए तो भैया नहीं देंगे राज्यसभा। कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए- बड़ा सरलीकरण करके पूछ रहा हूं सवाल आपसे। नहीं, मैं बहुत ही सरल जवाब आपको देता हूं। गठबंधन धर्म के निर्वहन में ऐसी कठिनाइयां कई बार आएंगी, और इस अग्नि परीक्षा से आप उत्तीर्ण होकर के बाहर आए, ये गठबंधन की सेहत के लिए बेहद आवश्यक है। और इसीलिए उम्मीदवारों का चयन, उम्मीदवारों के टिकट, ये अलग अलग अवसरों पर होते हैं, और कई बार पार्टियों को कई फैसले तो समझ करके लेने पड़ते हैं। उन्हें पार्टियों का विशेषाधिकार समझिए, और इससे गठबंधन का कोई रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सहज है गठबंधन, जो मामूली सी कुछ सलवटें हो सकती हैं और कुछ नहीं, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल।
देखिए, अगर सलवटें नहीं होंगी तो